नमस्ते। आज का पाठ है वाक्य और हम यहाँ जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, वाक्य के गुण क्या होते हैं, वाक्य के अंग क्या होते हैं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। वाक्य क्या है यह जानने से पहले हमें जानना होगा कि शब्द क्या है। हमने पहले शब्द और पद की जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें आप देखें, हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है। तो शब्द क्या होते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि। और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब हम इन्हें पद कहते हैं। यह जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे मैं पद बार बार बोलूँगी तो आपको पता होना चाहिए पद शब्द है क्या। तो जब शब्द स्वतंत्र होता है, शब्दकोश में रहता है, तब वह शब्द है, कोशीय शब्द है। और जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद है, पद कहलाता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं वाक्य किसे कहते हैं तो आप में से कुछ जवाब देंगे सार्थक शब्दों का समूह। चलिए देख लेते हैं सार्थक शब्दों का समूह क्या होता है। और कुछ जवाब देंगे सार्थक शब्दों का समूह व्याकरणिक व्यवस्था के अनुसार लगाए गए हों वाक्य में, क्योंकि वाक्य कैसा होता है, कैसे बनता है, कर्ता कर्म क्रिया से। तो चलिए आप दोनों के आंसर को हम चेक करते हैं, क्या ये वाक्य सही है, वाक्य की परिभाषा सही है। तो पहले आपने कहा सार्थक शब्दों का समूह, तो लीजिए सार्थक शब्दों का समूह यहाँ है। तो क्या यह वाक्य है रमेश जाएगा दिल्ली आज? ये तो वाक्य नहीं है, सही वाक्य नहीं है। आज रमेश दिल्ली जाएगी। अब जो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया था कि सार्थक शब्दों का व्याकरणिक व्यवस्थित रूप, तो यहाँ हमने व्याकरणिक रूप से उसको कर्ता कर्म क्रिया के हिसाब से लगा दिया, लेकिन अब भी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आज रमेश दिल्ली जाएगी, तो जाएगी क्रिया और रमेश मैच नहीं हो रहा ना, ये पुल्लिंग है और क्रिया में स्त्रीलिंग बता रहा है। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, तो दोनों बच्चों की डेफिनेशन भी गलत हुई। अब हम देखते हैं और कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे आज रमेश दिल्ली जाएगा। अब बात समझ में आई? आ गई, क्योंकि अब यह अपना भाव आप तक पहुंचा रहा है, आपको यह वाक्य समझ आ रहा है। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या होगी। तो हम कहेंगे पदों का व्याकरणिक व्यवस्थित वेल अरेंज्ड। तो पदों का व्याकरणिक व्यवस्थित और सार्थक रूप जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करने की दृष्टि से पूर्ण हो। जो बात हम इस वाक्य के द्वारा सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको कहना चाह रहे हैं, वो अपने भाव स्पष्ट करने में सफल हो, पूर्ण हो, तभी वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। पदों का व्याकरणिक व्यवस्थित और सार्थक रूप जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करने की दृष्टि से पूर्ण हो, वाक्य कहलाता है। अब वाक्य एक पद या अनेक पद के हो सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा धन्यवाद या शुक्रिया, या फिर नहीं जब हम जवाब में लिखते हैं, संवाद में लिखते हैं, जब आप संवाद लेखन करते हैं तो वहाँ भी इस तरह के छोटे छोटे वाक्य इस्तेमाल में लाते हैं। तो उस हिसाब से ये सही है। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य एक पद या अनेक पदों के हो सकते हैं और परिभाषा ये होगी। अब आगे देखते हैं कि वाक्य के संबंध में और क्या क्या बातें महत्वपूर्ण होंगी। तो अब तक हमने जो देखा उसके अनुसार वाक्य की विशेषताएं क्या क्या होंगी कि हर वाक्य में कोई ना कोई क्रिया अवश्य रहती है। दूसरा कि वाक्य में एक से अधिक शब्द या पद होते हैं, एक पद भी हो सकता है। दूसरा कि अर्थ या भाव की दृष्टि से कोई भी वाक्य पूर्ण या अपूर्ण हो सकता है। और हमने देखा कि वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। कभी कम महत्व के शब्दों के बिना भी एक शब्द या कुछ शब्दों के वाक्य भी दिखाई देते हैं जो विषय से सीधा संबंध रखते हैं। अभी हमने बात की थी इस बारे में।
तो वक्ता और पाठक दोनों ही उनसे पूर्ण अर्थ लेते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो भी हमने वाक्य के बारे में पढ़ा उसमें हमने जाना। अब हम देखते हैं कि वाक्य के गुण क्या क्या होने चाहिए। एक वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता का अर्थ है कि जैसे कि हम कहते हैं कि निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ होता है। तो ऐसे कई निरर्थक शब्द आपने देखे होंगे। वानी, पानी वानी के साथ वानी बोलते हैं हम, चाहे वाय वाय बोल देते हैं। और अब कमल को कमल कमल बोलेंगे तो अर्थ है उसका, लमक बोलेंगे तो अर्थ नहीं है। तो इस तरह से निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द या पदों के प्रयोग से किसी भी वाक्य की अर्थ की स्पष्टता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वाक्य में पदों का प्रयोग उसकी सार्थकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे टीचर, हमने तो ऐसे भी वाक्य देखे हैं जिसमें लिखा होता है खाना वाना या कुछ ऐसे शब्द चाय वाय, तो तब क्या होगा, ये वाक्य गलत होगा। तो उस स्थिति में हम देखते हैं ये कि कहीं कहीं पर जब कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो निरर्थक होते हुए भी वाक्य में आने पर अर्थ बताते हैं, जैसे कुछ चाय वाय हो जाए। अब इस वाक्य में प्रयुक्त वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं है। खाना वाना खाया जाए, अब वाना का कोई अर्थ नहीं है, खाना का अर्थ है। लेकिन चाय के साथ वाय जुड़ गया तो अर्थ दे रहा है वगैरह। चाय वाय पी जाए, चाय के अतिरिक्त और कुछ भी पिया जाएगा। या खाना वाना, तो वाना अतिरिक्त वगैरह के रूप में इसका अर्थ दे रहा है। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये सही वाक्य है। और यहाँ ये शब्द सार्थक शब्द के साथ शब्द युग्म बनाते हुए, जोड़ा बनाते हुए उसके साथ एक अन्य अर्थ दे रहा है। तो हम यहाँ पर इस वाक्य को ठीक बोलेंगे। तो वाक्य में सार्थकता होनी जरूरी है। आकांक्षा, आकांक्षा क्या होता है? किसी भी वाक्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए या वाक्य के पूर्ण भाव को ग्रहण करने के लिए किसी शब्द या पद को सुनकर फिर हमें इच्छा हो कि आगे क्या है ये, मतलब जानकारी और जाननी चाहते हैं हम इस वाक्य के बारे में। अधूरा सा वाक्य होता है वो। तो किसी भी वाक्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए या वाक्य के पूर्ण भाव को ग्रहण के लिए किसी शब्द या पद को सुनकर अन्य शब्द या पद को सुनने की लालसा या इच्छा आकांक्षा कहलाती है, जो वाक्य का एक गुण है। जैसे अब हम कहें, हमसे किसी ने कहा गाता है, हम कहें क्या गाता है, कौन गाता है? फिर किसी ने कहा बच्चे तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं? अब सिर्फ गाता है बोलेंगे तो वाक्य अपूर्ण है, तोड़ रहे हैं बोलेंगे तो अपूर्ण है। अब इन वाक्यों को पढ़ने के बाद मन में इच्छा बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या होगा। तो वाक्य को पूर्ण करने के लिए या जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे कि राम गाता है या बच्चे फूल तोड़ रहे हैं। तो यहाँ ये वाक्य पूरा हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि योग्यता। योग्यता क्या होती है? कि प्रसंगानुकूल भाव बोध की योग्यता। मुश्किल लग रहा है? शब्द सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए। मतलब जो बात हम कह रहे हैं उस बात से संबंधित हमें शब्दावली का प्रयोग करना है और तभी तो भाव स्पष्ट होंगे। तो शब्द सार्थक होने के साथ साथ प्रसंगानुकूल जरूर होने चाहिए। वाक्य से किसी भी प्रकार की असहज बात प्रकट नहीं होनी चाहिए। वाक्य में पढ़े या बोले जाने पर प्रसंग के अनुसार अर्थ या भाव प्रदान करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। जैसे गाड़ी पानी से चलती है। अब पानी से चलना तो असंगत प्रयोग है क्योंकि गाड़ी तेल से चलती है। अब मैं कहूँ हाथी मांस खाता है तो ये भी गलत है, असंगत है। तो हम कहेंगे हाथी शाकाहारी होता है या हाथी गन्ने खाता है, या इस तरह से जो उपयुक्त है उस प्रसंग के अनुसार है।
अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे गाड़ी पानी से चलती है तो ये वाक्य दोषपूर्ण है, अपूर्ण है। तो अनुपयुक्त इसमें हमने शब्दों का प्रयोग किया है। तो हम कहेंगे कि प्रसंग के अनुकूल शब्दों का प्रयोग हो ताकि भाव भी उसी के अनुसार प्रकट करने की क्षमता वाक्य में हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आसक्ति या सन्निधि या समीपता, ये तीनों शब्द एक ही बात के लिए हैं कि वाक्य में शब्द समीप होने चाहिए। किसी भी वाक्य के शब्दों को बोलते या लिखते समय उनके प्रयोग में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, और जहाँ हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है वहाँ करना चाहिए। कहीं कॉमा लगाना है, कहीं हमें किसी बात पर बल देना है या इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है तो उन विराम चिन्हों को प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हमने डॉट डॉट लगाकर लिख दिया, रुक रुक कर बोले गए या लिखे गए शब्द जो हैं वो अर्थ स्पष्ट नहीं करते, वो व्याकरणिक दृष्टि से दोषपूर्ण माने जाते हैं। अब अगला हम देखें कि अन्विति या क्रम। तो व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता होनी चाहिए। कैसे? वाक्यों में शब्दों का क्रम भी वेल ऑर्डर होना, मतलब वेल अरेंज्ड होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, जो हमारे व्याकरण के नियम हैं उसके अनुसार। शब्दों को उनके अर्थ और संबंध की प्रधानता के अनुसार ही रखना चाहिए। हिंदी के वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया इसी ऑर्डर में रखा जाता है। तो इस वाक्य में जैसे कि खाता हूँ फल में, अब ये तो सही ऑर्डर नहीं है ना, तो बात भी ठीक से समझ में नहीं आएगी। इस वाक्य में यद्यपि सारे शब्द सार्थक हैं लेकिन क्रम नहीं है। तो अगर हम इसे इस प्रकार लिखें कि मैं फल खाता हूँ, तब यह सही वाक्य होगा। तो इस प्रकार हमने देखे कि वाक्य की क्या विशेषताएं हैं, वाक्य के क्या गुण हैं और कब एक वाक्य सही और पूर्ण वाक्य कहा जाएगा। अब हम जानते हैं वाक्य के अंग। तो किसी भी वाक्य में अनिवार्य रूप से दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, कर्ता क्रिया। इन दो के बिना वाक्य की रचना हम कैसे करेंगे? तो वाक्य के दो अंग जरूरी हैं, उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य क्या है कि वाक्य में जिसके बारे में बात कही जा रही है उसे हम वाक्य का उद्देश्य कहते हैं, या कहें कि वाक्य का वह अंश जिसके संबंध में वाक्य के शेष अंश में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। और इसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। यूं तो वाक्य में हम विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि अन्य घटक भी देखते हैं, लेकिन उनका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार होता है। अनिवार्य रूप से कर्ता और क्रिया जरूरी हैं। तो हमने देखा उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार कैसे। जैसे पहला उदाहरण आप देखिए, रमा गाना गाती है, तो रमा यहाँ कर्ता है और इस वाक्य का उद्देश्य है। अब रमा का विस्तार हम कर देते हैं कि रमा का छोटा भाई आलोक पढ़ रहा है, तो यहाँ आलोक जो है वह कर्ता है और उसका हमने विस्तार कर दिया। हमने उसको कहा कि रमा का छोटा भाई। अब इसको और हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि दिल्ली में रहने वाली रमा का छोटा भाई आलोक। तो ये आलोक जो करता है उसका विस्तार किया है हमने, ये पूरा उद्देश्य हो गया। अब पढ़ रहा है वह विधेय। तो हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह विधेय कहलाता है। इसमें क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आते हैं। जैसे पहले वाक्य में देखिए, रमा गाना गाती है, तो गाना गाती है विधेय है। यहाँ पर आपने देखा उद्देश्य रमा और वो क्या क्रिया कर रही है, क्या कर्म कर रही है, गाना गा रही है। अब आलोक पढ़ रहा है क्रिया है और यहाँ यह इस वाक्य का विधेय है। अब हम कुछ उदाहरण ऐसे भी देख सकते हैं जहाँ उद्देश्य हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वह हमें समझ आता है। जैसे अगर हमसे कोई कह रहा है वहाँ मत जाना, तो हम समझ जाते हैं कि यह कह रहा है कि तुम वहाँ मत जाना। तो यहाँ उद्देश्य का लोप हो गया है
और एक विधेय है लेकिन पूर्ण अर्थ लिए हुए है। तो इस प्रकार के वाक्य भी हम कुछ देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में मुख्यतः दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और इसके आगे हम वाक्य के प्रकार देखेंगे। वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद हम दो आधारों पर कर सकते हैं। एक, हम उसके अर्थ के आधार पर कर सकते हैं और दूसरा हम उसकी रचना के आधार पर कर सकते हैं। और इनके बारे में हम विस्तार से अगले पाठ में पढ़ेंगे। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।